एक आदमी जिसने 7 साल पाकिस्तान के गहरे जाल में बिताए, जिसने मिजोरम के जंगलों में विद्रोह को अंदर से तोड़ा, जिसने कश्मीर में पीडीपी पार्टी बनवाई, जिसने यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया। डोभाल जो है वो दाऊद इब्राहिम को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो पावर में आ सके। मोदी जी ने डोभाल को गुजरात इनवाइट किया। कांग्रेस इस बात से डोभाल से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। डोभाल वो शख्स है जो पाकिस्तान को हर मोर्चे पे कुचलने को तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह सिर्फ एक रक्षक है या छुपा हुआ जासूस। 20 जनवरी 1945 पौड़ी गढ़वाल का छोटा सा गांव घिरी बनेश पहाड़ों की गोदी में एक बच्चे ने जन्म लिया, अजीत डोभाल। उनके पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना के अफसर थे। घर में अनुशासन, ऐसा कि सुबह 5 बजे उठना और देशभक्ति की कहानियां सुनना रोज का रूटीन था। अजीत की आंखों में भी वही चमक थी जो पहाड़ों की तरह अडिंग थी। पढ़ाई के लिए वो गए अजमेर मिलिट्री स्कूल। वहां से निकला एक ऐसा लड़का जिसके दिमाग में रणनीति और दिल में देश था। आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया, गोल्ड मेडल जीता। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1968 में। यूपीएससी देश की सबसे मुश्किल परीक्षा, लाखों लोग हर साल परीक्षा देते हैं, लेकिन अजीत ने पहली ही बार में इसे क्रैक कर लिया। उन्हें मिला कैरल कैंडर और वहीं से शुरू हुआ एक आईपीएस अफसर का सफर। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोभाल सिर्फ एक अफसर बनने आए थे या उनकी मंजिल कुछ और थी। केरल में उनकी पहली पोस्टिंग में ही बता दिया कि डोभाल वो साधारण इंसान नहीं है। 1972 केरल का थलास्सेरी सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे। सड़कों पर हिंसा, दुकानों में आग और पुलिस के लिए हालात काबू से बाहर। तत्कालीन मुख्यमंत्री करुण कायन ने एक नया आईपीएस अफसर भेजा, अजीत डोभाल। वो सिर्फ 27 साल के थे, नया नया आईपीएस ज्वाइन किया, लेकिन डोभाल ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने पहले ही दिन स्थानीय नेताओं को बुलाया, हर समुदाय से बात की, दंगाइयों पर सख्ती दिखाई, लेकिन साथ में इंसानियत भी। सिर्फ 2 दिन में दंगे रुके, लूटी हुई संपत्ति असली मालिकों तक पहुंची। लोग हैरान थे, यह कौन सा अफसर है जो इतनी तेजी से हालात बदल देता है। थलास्सेरी ने डोभाल की पहली छाप छोड़ी, एक दबंग, स्मार्ट और रणनीतिक अफसर। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब बारी है एक ऐसे मिशन की जिसने डोभाल को जासूसी की दुनिया का सुपरस्टार बनाया। 1984 अमृतसर गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानी उग्रवादी छिपे थे। जनरल सिंह भिंडरानवाले और उसके साथी टेम्पल को किले में बदल चुके थे। भारत सरकार के सामने सवाल था, कैसे करें ऑपरेशन बिना सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। सेना को अंदर की जानकारी चाहिए थी, कितने हथियार, कितने आतंकी कहाँ छिपे हैं। यहाँ डोभाल ने अपनी जासूसी का लोहा मनवाया। वो मुस्लिम भेष में रिक्शा चालक बनकर टेम्पल के आसपास घूमे, कभी चाय की दुकान पर, कभी बाजार में। वो आतंकियों के बीच घुसे, उनका विश्वास जीता और फिर सेना को वो सारी खुफिया जानकारियां दी जिसके बिना ऑपरेशन ब्लू शार्क असंभव था। लेकिन क्या आपको पता है, डोभाल ने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी, उन्होंने टेम्पल के अंदर आतंकियों को के मन में डर भी डाला। उन्होंने अफवाह फैलाई कि सेना का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इससे आतंकी बिखर गए और ऑपरेशन कामयाब रहा। यह मिशन डोभाल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से आईबी और रो के लिए गो टू जासूस बन गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्या यह उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन था, तो रुकिए, क्योंकि अब वो जा रहे थे दुश्मन की धरती पर, पाकिस्तान। 1980 के दशक का अंत डोभाल को मिला उनका सबसे खतरनाक मिशन, पाकिस्तान, वो देश जहां भारत का नाम लेना भी खतरे से कम नहीं था। 7 साल तक वो लाहौर में मुस्लिम बनकर रहे, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई बैकअप। मस्जिदों में मौलवी बनकर, बाजारों में छोटे मोटे काम करके वो आईएसआई और आतंकी नेटवर्क की नब्ज टटोलते रहे। एक बार लाहौर की मस्जिद में उनकी पहचान खतरे में पड़ गई। एक शख्स ने उनके छिपे हुए कान देखकर पूछा, क्या तुम हिंदू हो? डोभाल ने पलट झपकते जवाब दिया, मैंने धर्म बदल लिया है। लेकिन वो शख्स बोला, मैं भी हिंदू हूं और यहाँ छिपकर रह रहा हूं। यह एक ऐसा मोमेंट था जब डोभाल की जिंदगी दांव पर थी। उन्होंने बाद में अपनी पहचान बचाने के लिए कान की सर्जरी तक कराई।
इन 7 सालों में डोभाल ने क्या किया? उन्होंने आईएसआई के अंदरूनी नेटवर्क की जानकारी भारत को दी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखी और सबसे बड़ा दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को ट्रैक किया। डोभाल की इन खुफिया जानकारियों ने भारत को बड़े ऑपरेशन में कामयाबी दिलाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने सालों तक दुश्मन की धरती पर रहना, क्या यह आसान था? क्या डोभाल के पास कोई ऐसी ताकत थी जो उन्हें हर बार बचा लेती थी? और फिर आया वो जूता कांड जिसने लाहौर में डोभाल की कहानी को अमर कर दिया। लाहौर का नूरजहां होटल, डोभाल वहां खुफिया जानकारी लेने गए थे। एक पाकिस्तानी अफसर से उनकी मुलाकात हुई। वो अफसर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। उसने कहा, हिंदुस्तानी तो हमारे जूते के नीचे है। डोभाल का खून खौल गया। उन्होंने अपना जूता उतारा, टेबल पर रखा और उस अफसर को देखकर कहा, मैं वही हिंदुस्तानी हूँ जिसकी तलाश तुम्हें है। उस कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर के चेहरे का रंग उड़ गया और फिर डोभाल वहां से गायब, जैसे भूत। यह कहानी आज भी लाहौर की गलियों में गूंजती है। डोभाल सिर्फ जासूस नहीं थे, वो एक ऐसी शख्सियत थे जो दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दे सकते थे। लेकिन अब डोभाल का अगला पड़ाव था मिजोरम, जहां उन्होंने जंगल को भी जीत लिया। 1980 का दशक मिजोरम में विद्रोह की आग लगी थी। मिजो नेशनल फ्रंट MNF भारत के खिलाफ हथियार उठाए हुए था। जंगल, पहाड़ और बारिश, यहाँ वो इलाका था जहाँ सेना भी आसानी से ऑपरेट नहीं कर सकती थी। डोभाल को भेजा गया मिशन विद्रोह को खत्म करना। उन्होंने क्या किया? वो विद्रोहियों के बीच घुसे। MNF के लीडर्स लाल ढेंगा से डायरेक्ट बात की। उन्होंने विद्रोहियों गुटों में फूट डाल दी। एक गुट को भारत के पक्ष में कर लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों का विश्वास जीता, बातचीत से, रणनीति से और इंसानियत से। 1986 में मिजोरम शांति समझौता हुआ। बिना ज्यादा खून खराबे के मिजोरम भारत का हिस्सा बना। यह डोभाल का रणनीतिक जादू था, ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का इस्तेमाल। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोभाल सिर्फ जंगल में जी सकते थे या उनकी असली ताकत अब आ रही थी कश्मीर की? यह डोभाल ने आतंकवाद को घुटने पर ला दिया। 1990 का दशक, कश्मीर जल रहा था, आतंकवाद चरम पर था, लोगों में डर, सड़कों पर खून और भारत की साख दांव पर। डोभाल को भेजा गया मिशन आतंक को रोकना और घाटी में स्थिरता लाना। उन्होंने क्या किया? पहला कदम, कूका पारे जैसे खतरनाक आतंकियों को भारत के पक्ष में लिया। कैसे? ब्रेन वॉश, डील्स और स्ट्रेटेजिक प्रेशर। कूका पारे ने बाद में आतंकियों के खिलाफ भारत के लिए काम किया। लेकिन डोभाल यही नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा बड़ा दांव खेला। PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद शहीद के साथ मिलकर PDP का एक पॉलिटिकल ऑप्शन बनाया। उद्देश्य कश्मीर में सॉफ्ट सेपरेटिज्म को पॉलिटिकल स्पेस देना ताकि हिंसा कम हो। 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। यह डोभाल की रणनीति का नतीजा था। लेकिन क्या आपको पता है, कश्मीर में डोभाल ने सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के दिलों को भी जीता। वो कहते थे कश्मीर की जंग बंदूक से नहीं, विश्वास से जीती जाएगी। लेकिन डोभाल का एक और टारगेट था, अंडरवर्ल्ड का बादशाह दाऊद इब्राहिम। डोभाल के लिए दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो पाकिस्तान की खुफिया ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद डोभाल ने दाऊद को अपना टारगेट बनाया। 2005 में उन्होंने दाऊद पर हमले की योजना बनाई। मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों की वजह से यह मिशन रुका, लेकिन डोभाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने दुबई, कराची और खाड़ी देशों में दाऊद के नेटवर्क पर नजर रखी। उनके ऑपरेशंस ने दाऊद के कई गुनों को पकड़ा। डोभाल का मानना था, दाऊद को पकड़ो तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स हिल जाएगी। लेकिन सवाल यह कि क्या डोभाल आज भी दाऊद के पीछे है या उनका अगला मिशन कुछ और बड़ा था? और फिर आया वो दिन जब डोभाल NSA बने और भारत की सिक्योरिटी का चेहरा बदल गया। 2004 में डोभाल IB के डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुए। लेकिन रिटायरमेंट उनके लिए आराम का वक्त नहीं था। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया, रिपोर्ट्स लिखी, काले धन पर रिसर्च की और न्यू इंडिया की रणनीति को आकार दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक फोन किया, डोभाल जी अब आपको NSA बनना है। 30 मई 2014 को डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। उन्हें कैबिनेट रैंक मिला। PMO में वो सबसे खतरनाक शख्स बन गए। लेकिन क्या आपको पता है, डोभाल ने NSA बनते ही एक ऐसी नीति बनाई जिसने भारत की सिक्योरिटी को एक नया आयाम दिया। डोभाल डॉक्ट्रिन, ऑफिस इज द बेस्ट डिफेंस।
यह थी उनकी सोच और अब बारी थी इस सोच को हकीकत में बदलने की। तो अब शुरू हुआ डोभाल की असली खेल, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट। 18 सितंबर 2016 उरी अटैक, 18 जवान शहीद। देश गुस्से में डोभाल ने पीएमओ में रात दिन मीटिंग्स की। उन्होंने सेना, रो एंड आईबी को एग्जिट किया। 29 सितंबर 2016 को भारत ने एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स तबाह किए। यह डोभाल की रणनीति का नतीजा था, लेकिन असली टेस्ट आया 2019 में। 14 फरवरी पुलवामा अटैक, 40 जवान शहीद, देश का खून खोल रहा था। डोभाल ने फिर से कमान संभाली। 26 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, आईएफ, इसरो एंड रो का कोऑर्डिनेशन डोभाल ने किया। यह पहली बार था जब भारत ने दुश्मन की धरती पर इतना बड़ा ऑपरेशन किया। डोभाल का मैसेज साफ था, अब भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा, हमला करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पाकिस्तान को जवाब था या डोभाल की नजर अब आ रही थी चीन ही, जब डोभाल ने डिप्लोमेसी को हथियार बनाया। 2020 गलवान क्लैश, भारत और चीन आमने सामने, लेकिन युद्ध कोई ऑप्शन नहीं था। डोभाल ने न सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी को मॉनिटर किया बल्कि डिप्लोमेसी में भी रोल निभाया। वो चीनी विदेश मंत्री वांग शी से डायरेक्ट बातचीत में शामिल हुए। उन्होंने साइबर डिफेंस, ड्रोन, सिविलाइंस और हाई टेक बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया। 2017 में डोकलाम में भी उनकी रणनीति ने चीन और पीछे हटने पर मजबूर किया। डोभाल ने साबित किया कि वो सिर्फ जासूस नहीं थे, एक डिप्लोमेटिक जीनियस भी थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोभाल की ताकत सक्सेस स्टोरी तक सीमित है या उनकी राह में कुछ विवाद भी आए? क्योंकि अब बारी है उन सवालों की जो डोभाल की सायों में घेरते हैं। डोभाल की ताकत ने उन्हें आलोचनाओं के घेरों में भी ला दिया। विपक्ष का आरोप, डोभाल पीओमे में शैडो पीएम बन गए हैं। पेगासास स्कैंडल में उनका नाम उछला। कश्मीर में लॉकडाउन और आर्टिकल 370 हटने में उनकी भूमिका पर सवाल उठे। कुछ लोग कहते हैं इतनी पावर एक लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन डोभाल का जवाब एक ही था, राष्ट्र सर्वोपरि। उनके समर्थक कहते हैं वो लोग डोभाल को गलत कहते हैं, वो उनकी बलिदानों को नहीं देखते। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोभाल की ताकत वाकई लोकतंत्र के लिए खतरा है, या यह सिर्फ एक ऐसे शख्स की कहानी है जो सायों में देश को बचाता है? और फिर विवादों ने उनके परिवार को भी नहीं छोड़ा। डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन चलाते हैं। विपक्ष ने उन पर कई आरोप लगाए, टैक्स चोरी से लेकर पॉलिटिकल कनेक्शन तक। कहा गया कि शौर्य अपने पिता की ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन डोभाल और शौर्य ने हर बार कोर्ट में उन आरोपों को गलत साबित किया। डोभाल का कहना था, मेरे परिवार को टारगेट करके मुझे कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल साजिश थी या डोभाल की ताकत ने उनके दुश्मनों को और बेचैन कर दिया? तो आखिर डोभाल है कौन और उनकी सोच क्या है? अजीत डोभाल मीडिया से दूर रहते हैं, वो सादा जीवन जीते हैं, वो दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन उनकी रणनीतियां दुनिया हिलाती हैं। उनका कहना है देश की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। उनकी डोभाल डॉक्ट्रिन कहती है ऑफिस इज द बेस्ट डिफेंस। वो मानते हैं कि भारत को सिर्फ बचाव नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। वो सिर्फ जासूस नहीं थे, वो देश की सुरक्षा के आर्किटेक्ट हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोभाल की कहानी सिर्फ सक्सेस की है, क्या उनके पीछे एक ऐसी ताकत जो भारत को नई दिशा दे रही है? और अब आता है वो क्लाइमैक्स जो डोभाल की परिभाषित करता है। तो सवाल यह कि अजीत डोभाल कौन है? वो जासूस जो लाहौर की गलियों में आईएसआई को चकमा देते हैं, वो रणनीतिकार जिसने कश्मीर और मिजोरम में शांति लाई, वो डिप्लोमेट जिसने चीन को डोकलाम और गलवान में जवाब दिया, या वो एनएसए जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। डोभाल भारत का अनसंग हीरो है जो सायों में रहकर देश को बचाता है, या एक ऐसा पावर हाउस जो सिस्टम को अपने तरीके से चलाता है। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक देश की सुरक्षा तक खतरा है, डोभाल सायों में तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप डोभाल की तरह बनना चाहेंगे या उनकी तरह सायों में रहकर देश की सेवा करना चाहेंगे? अजीत डोभाल ने एक बार कहा था, देश वो नहीं जो नक्शे में दिखता है, देश वो है जिसे दिल से बचाया जाता है। और डोभाल उस दिन की सबसे मजबूत दीवार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल